नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया और डिप्टी की बहस होती है और ब्रिगेडियर जनरल जाकर अनाया का साथ देते हैं, लेकिन फिर भी दीप्ति अनाया से माफ़ी नहीं मांगती और उसकी इंसल्ट करके अपने पिता की धमकी देती है, जिस वजह से अनाया को गुस्सा आया और वह दीप्ति को देखते हुए बोली, ठीक है तो चले तुम्हारे पिता का भी पावर देख लेते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे यहाँ से बाहर फेंक सकता है। ये सुनकर दीप्ति अनाया को धमकाते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। भले ही मेरे पिता तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन तुम्हें अपने पीछे खड़े दोनों भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। वह एक मिलिट्री ऑफिसर है और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पिता की सपोर्ट के बिना वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही दीप्ति की इतनी गंभीर बात और उसे धमकाते हुआ देखकर ब्रिगेडियर जनरल से रहा नहीं गया। वह आगे आए और किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए बोले, बस बहुत हुआ। तुम जैसी बच्ची को कोई कैसे पाल सकता है? तुम्हारे अंदर किसी मिलिट्री ऑफिसर्स का खून तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने किसी मिलिट्री ऑफिसर को धमका भी रही हो। वह अपने पास खड़े हुए एक कमांडर को ऑर्डर देते हुए बोले, जाओ जाकर इसके पिता को बुलाकर लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ किसके दम पर वह इतना उछल रही है। दीप्ति को भी थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसके पिता सच में काफी स्ट्रिक्ट थे। दीप्ति भी उनसे डरती थी। पहले ही अपनी इज्जत बचाने के लिए और लोगों के सामने रुतबा दिखाने के लिए वह दीप्ति की सभी नाजायज मांगों को पूरा करते थे, या फिर कह सकते हैं कि उसके गलत काम को भी छुपाते थे। लेकिन वह एक आर्मी ऑफिसर थे, इस वजह से वह दीप्ति को काफी डिसिप्लिन में रहने की हिदायत भी देते थे और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने दीप्ति को पनिशमेंट भी दी थी। इसलिए वह अपने पिता का जिक्र सुनकर ही डर गई। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में उसके पिता वहां आ गई। उन्हें वहां देखकर दीप्ति अंदर से डर रही थी, लेकिन वह खुश भी थी। दीप्ति की चमचिया तो अंदर से खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब वह यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। उन्हें किसी से माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। वह तो ये भी सोच रहे थे कि वह अनाया को कैसे नीचा दिखाएं और उसकी इंसल्ट करें। दीप्ति के पिता वहां आते ही सीधे ब्रिगेडियर जनरल के सामने जाकर उन्हें ग्रेट करते हुए रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद गुस्सैल नजरों से दीप्ति को देखते हुए बोले, अब तुमने क्या कर दिया जो तुमने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। दरअसल दीप्ति के पिता ने पहले ही अपने लोगों से यहाँ हुई सारी चीजों के बारे में पता करवा लिया था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि यहाँ पर सारी गलती उनकी बेटी की ही है। अगर कोई और वक्त होता और यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल हाजिर नहीं होते तो वह दीप्ति का साथ जरूर देते और अनाया को नीचे गिराने की कोशिश करते, या फिर कह सकते थे कि वह हर्षद और आकाश को भी धमकाते अपनी पोस्ट को लेकर। इस बार बात अलग थी। ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट उनसे काफी ऊंची थी। भले ही वह रिटायर हो चुके थे, लेकिन आज भी मिलिट्री में उनका कहा हुआ किसी पत्थर की लकीर की तरह था और वह अपनी इज्जत इतनी बड़ी शख्सियत के सामने नहीं गंवाना चाहते थे। इसीलिए वह आते ही सीधे ही दीप्ति पर बरस पड़े और उन्हें डांटते हुए बोले, तुम्हें पता नहीं है कि दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब माफी मांगो इनसे। हालांकि वह अनाया को माफी मांगने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वैसा बिल्कुल नहीं चाहते। वहीं पास खड़ी हुई दीप्ति, जिसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह हमेशा ही अपने पिता की वजह से खुद को सुपीरियर समझते थे, लेकिन आज सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी, इसीलिए वह थोड़ा गुस्सा हो रही थी। उसने अपने पिता का भी सम्मान नहीं रखा। वह गुस्से में बोली, डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गलती इस लड़की की है, इसे हमसे माफी मांगने चाहिए। हमने कुछ गलत नहीं किया है। वही दीप्ति को अभी भी इतनी बेशर्मी से अनाया पर इल्जाम लगाता देख पास खड़े हुए सभी लोग दीप्ति को क्रिटिसाइज करने लगे। ब्रिगेडियर जनरल भी थोड़े नाखुश नजर आ रहे थे। वही जिंदल भाइयों का तो चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने आज तक इतनी बिगड़ैल लड़की नहीं देखी थी, जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अनाया, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह आगे आए और बिना इमोशन के अपने ओरा को रिलीज करते हुए कड़क आवाज में बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गलती मेरी है और तुम अपने पिता की वजह से बच जाओगी? दीप्ति भी घमंड भरी आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे पिता तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। कोई भी उनसे बड़ा नहीं है।
ये सुनकर अनाया शैतान की तरह हंसते हुए दीप्ति के पिता को ऊपर से नीचे देखते हुए कड़क आवाज में बोली, लगता है जनरल आशुतोष सहाय की बेटी को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है, जो वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में देखती है और यह समझता है कि आप उन्हें बचा लेंगे, लेकिन इसे क्या पता कि आप खुद काफी मुसीबत में फंसे हुए हो। वहीं अनाया की बात सुनकर जनरल आशुतोष सहाय का भी चेहरा काला पड़ गया। वह गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, मानता हूँ कि मेरी बेटी की गलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जैसी मामूली लड़की मुझे कुछ भी कहकर चली जाए। ये सुनकर अनाया अपने दमनकारी ओरा को रिलीज करते हुए गंभीर नजरों से उन्हें देखकर बोली, क्या सच में आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? फिर बिना आशुतोष सहाय को देखे हुए अपनी जोरदार आवाज में बोली, आपका पूरा नाम आशुतोष सहाय है, आपके पिताजी एक जनरल रह चुके हैं, आपकी मॉम एक हाउसवाइफ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह दुश्मन देश की जासूस थी जिसे आपके पिता ने बचाया था, और उन दोनों को प्यार हो गया और आपके पिता ने ही उनकी आइडेंटिटी बदलकर उसे इंडियन सिटीजनशिप दी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप गैरकानूनी तरीके से हासिल की थी। और रही बात आपकी, तो आपने जिंदगी में काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन इससे ज्यादा बुरे काम किए हैं। आप एक मामूली ऑफिसर हुआ करते थे, आपको जब प्रमोशन मिलने वाला था तब आपने अपने एक सहपाठी ऑफिसर को जानबूझकर घायल किया था ताकि आप उनसे आगे बढ़ सके। उसके बाद जब आपका दूसरी बार प्रमोशन की बारी आई तो आपने एक बार भी नहीं सोचा और देश की कुछ खुफिया जानकारी बेच दिया, और जो हमला देश पर होने वाला था उसे सामने से जाकर उन्हें रोक दिया और उनका क्रेडिट खुद ही ले लिया, जिस वजह से आपका वापस प्रमोशन हुआ। यहाँ तक कि जनरल की पोस्ट पर आने के लिए भी आप काबिल नहीं थे। आपको जो पोस्ट मिली उसकी जगह पर दूसरे किसी मिस्टर वर्मा को ये पोस्ट मिलने वाली थी, लेकिन आपको किसी भी हालत में प्रमोशन चाहिए था, इसलिए आपने मिस्टर वर्मा को अस्थायी रूप से बीमार करवा दिया, जिस वजह से वह मिलिट्री में सेव नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से आपको ये पोस्ट मिली। यहाँ तक कि आपने अपनी बेटी के भी कई सारे काले कारनामों को छुपाए, जिसमें कॉलेज में कई बच्चों की रैगिंग, कुछ लोगों की मारपीट, यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के भी कई की थे। आपकी बेटी कई बार बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को बर्बाद कर देती थी, इसीलिए जो भी इंसान उसके सामने आता वह उसे बर्बाद करने की ठान लेती। उसे हर किसी से जलन महसूस होती, चाहे वह उससे ज्यादा खूबसूरत हो, उससे ज्यादा टैलेंटेड हो। उसने इसे कई सारे बच्चों को बर्बाद कर दिया और उनके सारे गुनाहों को छुपाने में आपको भी उसका साथ दिया। आज भी आप उसकी तरफदारी करने ही आए थे। अगर ब्रिगेडियर जनरल यहाँ मौजूद नहीं होते तो आप अभी भी मुझे और मेरे भाइयों को नीचा दिखा रहे होते, लेकिन इस बार आपका टारगेट गलत था। इस बार आपकी बेटी ने आपको नीचे खींच लिया। फिर अपनी तीखी और एक डरावनी नज़र जनरल आशुतोष सहानी की आंखों में डालते हुए बोली, एक गलती आपकी भी है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप बाद में मेरे दोनों भाइयों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं? यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज आपकी सोच आपकी जिंदगी भर की मेहनत को डूबा देगी। इतना बोलकर वह पीछे मुड़ी और वापस अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं अनाया का इतना खतरनाक अंदाज देखकर जनरल शहानी डर से कांपने लगे। वह दीप्ति को डर की नजरों से देखते हुए बोले, तुमने किसे दुश्मनी ली है? थोड़ी ही देर में उनको एक फोन आया कि उन पर इंक्वायरी बैठ चुकी है और उनके नाम का अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। अब वो जनरल की पोस्ट पर नहीं रहे। कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वहां खड़े हुए हर किसी ने ये तमाशा देखा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ हुआ क्या और अनाया ने ये कैसे किया। क्या अनाया शहानी परिवार को बर्बाद कर देगी और आगे कौन सी नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।